बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जी। रूल नंबर 14 है प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस है कि कब कब आप जो है डिजिटल एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अंडर द पीरा एक्ट। तो इसकी क्लॉज 1 जो है सब रूल 1 है एनी डिजिटल एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। कोई भी डिजिटल एविडेंस जो है आप पेश कर सकते हैं हियरिंग ऑफिसर के सामने, कमिश्नर के सामने या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। शैल बी अकम्पनीड बाय द चेन ऑफ कस्टडी। उसमें जो है चेन ऑफ कस्टडी भी लाजमी उसके साथ लिखी जाएगी डॉक्यूमेंट की, एंड एन ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसडीओ। और उसके साथ साथ जो एसडीओ है उसको वेरीफाई करेगा, उसकी ऑथेंटिकेशन भी लिखेगा कि जनाब ये जो हमने डिजिटल एविडेंस लिया है इसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी बताएगा कि ये पहले हमने फ़लाँ पर्सन से रिकवर किया है, फिर हमने मुहर्रर थाना को दिया है, फिर हमने कोर्ट में पेश किया है। पूरी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो बताई जाएगी, तब ये एडमिसिबल होगा। इसके जो सब रूल 2 है उसमें लिखा गया द ऑफिसर प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस शैल इंश्योर कंप्लायंस। जो भी ऑफिसर जो है जो कि डिजिटल एविडेंस को प्रेजेंट कर रहा है वो यकीनी बनाएगा कि कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डीजी। अब जो भी डायरेक्टर जनरल है उसने कोई भी रिक्वायरमेंट्स, कोई भी प्रोसीजर जो है बता दिए गए हैं कि डिजिटल एविडेंस इस तरह से पेश किया जाएगा, तो उस प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर रूल नंबर 15 है नोटिस एंड ऑर्डर्स। Notices and orders. The notices and orders under the rules shall be issued and delivered in the modes and manners as mentioned in the section 40 of the act। जैसे सेक्शन 40 एक्ट में बता दिए गए हैं कि नोटिस या जो ऑर्डर्स हैं इस तरह से डिलीवर किए जाएंगे, वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे रूल्स में भी फॉलो किया जाएगा। अब रूल नंबर 16 है डिसीजन रिगार्डिंग सील्ड प्रेमिसेस। अब कोई भी प्रेमिसेस हैं जिसको सील किया गया बाय द हियरिंग ऑफिसर, तो उसके डिसीजन के हवाले से ये सेक्शन है। द हियरिंग ऑफिसर शैल आफ्टर हियरिंग ऑल द कंसर्न्ड मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। अब जो हियरिंग ऑफिसर है उसने फ़ैसला करना है किसी भी सील्ड प्रेमिसेस का, तो क्या करेगा, तमाम जो उसके कंसर्न पर्सन होंगे, कंसर्न मालकान होंगे, उनको सुनेगा और सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगा। और अपने ऑर्डर में क्या लिखेगा, सील द प्रेमिसेस टिल द डिसीजन ऑफ द केस। या तो उस प्रेमिसेस को जो फाइनल डिसीजन है केस का तब तक उसको सील कर सकता है। रिवर्ट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द डिपार्टमेंट, या उस जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है, जो कब्ज़ा है, उसको वापस किसी डिपार्टमेंट को दे सकता है, किसी एजेंसी को, या उसका जो लॉफुल ऑनर है उसको हवाले वो कर सकता है जो उस सील्ड प्रेमिसेस का कब्ज़ा है। एंड थर्ड वन है उसको डी सील कर सकता है। जो प्रेमिसेस डी सील हुई हैं अलेज्ड इलीगल ऑक्यूपायर से, अगर वो प्रूव कर देता है कि वो उसका लीगल राइट रखता है तो उसको डी सील कर दिया जाएगा। 17 है क्लासिफाइड आर्टिकल्स और गुड्स। द क्लासिफाइड आर्टिकल्स और गुड्स शैल बी रिकॉर्डेड इन द इन्वेंट्री फॉर्म इंक्लूडिंग। अब जो भी कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं, जो कि कब्ज़ा शुदा चीज़ें हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनमें एक तो ये चीज़ें नीचे तो बताई गई हैं ये शामिल होंगी। नंबर 1 डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। जो भी चीज़ आपने कॉन्फिस्केट की है उसकी टाइप, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशन तमाम वो मेंशन की जाएगी। नंबर 2 है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ सीजर। जब वो आपने चीज़ कब्ज़े में ली है उसकी डेट, उसका टाइम, उसकी प्लेस वो सारी लिखी जाएंगी। नंबर 3 है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द मार्केट रेट्स। मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट्स को देखते हुए जो भी चीज़ आपने कॉन्फिस्केट की है उसकी एस्टिमेट वैल्यू भी लिखी जाएगी। नंबर 2 है द इन्वेंट्री शैल बी साइंड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑफेंडर। अब यहाँ पे एक इन्वेंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जनाब। द इन्वेंट्री शैल बी साइंड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑफेंडर। अब इन्वेंट्री से मुराद ये है कि एक तरह की आप कह लें कि फहरिस्त है, एक लिस्ट बनाएंगे जिस पे जो कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं, जो गुड्स हैं, उनकी प्राइस लिखी जाएगी, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी और साइन उसको करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर एज वेल एज ऑफेंडर। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑफेंडर रिफ्यूज़ टू साइन और इज़ नॉट प्रेजेंट द इन्वेंट्री शैल बी साइंड बाय अ पर्सन प्रेजेंट एट द साइट।
अगर जो है ऑफेंडर उसको साइन करने से मना कर देता है, उस इन्वेंट्री को साइन करने से, तो फिर जो है कोई भी बंदा जो उस मौके पे मौजूद होगा उसके साइन ले लिए जाएंगे। ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन द कॉन्फिस्केटेड और सीज्ड आर्टिकल्स और गुड्स शैल बी रिटर्न बाय द SDO ऑफिसर टू द ऑफेंडर बाय इशूइंग ए रिलीज ऑर्डर स्पेसिफाइंग द कंडीशंस फॉर रिटर्न। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ़ाइल की गई थी बाय द एग्रीव्ड पर्सन, वो क्या है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर जो कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं वो वापस कर दिए जाएंगे बाय द SDO। नेक्स्ट है जा DG। द DG में नोटिफाई अ स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरिंग आउटसोर्स सर्विसेज अंडर द पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 through the board for the purposes of arranging suitable space for storage of seized, confiscated or detained articles or goods or item। अब जो डायरेक्टर जनरल साहब होंगे वो क्या करेंगे, वो एक तरीक़ेकार वाज़ह करेंगे कि किस तरह से जो प्रॉपर्टी आपने सीज़ की है, कॉन्फिस्केटेड की है, डिटेन की है, कोई भी गुड्स है या कोई भी आइटम्स हैं, तो उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे उसको सूटेबल स्पेस में रखा जाएगा। ये जो रूल्स होंगे ये कौन बनाएगा, DG साहब बनाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 18 है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। द हियरिंग ऑफिसर शैल डिटर्मिन द रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो है किसी भी इन्फोर्समेंट का जो रेंट होगा, जो कॉस्ट आएगी, उसको कौन डिटर्मिन करेगा, उसको हियरिंग ऑफिसर डिटर्मिन करेगा, और ये मंदरजा झैल चीज़ें जो हैं इनको जहन में रखते हुए करेगा। नंबर 1 है रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट इनकर्ड बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन। रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर द इन्फोर्समेंट पर्पसेस। अब जितने भी ख़र्चे बर्दाश्त किए हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन ने उस इन्फोर्समेंट के लिए, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी जाएगी। नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन, और कितने अरसे तक जो ऑफेंडर है उसने स्टेट प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा रखा है। पोजेशन और यूज़ द स्टेट प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। नंबर 3 है मॉनिटरी बेनिफिट अक्रूड टू और ऑब्टेन्ड बाय द ऑफेंडर, और कितने उससे मॉनिटरी बेनिफिट, माली फ़ायदे हैं जो हासिल किए हैं ऑफेंडर ने इलीगल ऑक्यूपेशन से, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा जब भी कॉस्ट को डिटरमिन करना है तब। और नोटिफाइड रेट ऑफ रेंट बाय द गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और जितनी प्रॉपर्टी उस बंदे ने, उस इलीगल ऑक्यूपायर ने होल्ड की है, उसका जो रेंट होगा, ठीक है, जो उस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कॉस्ट डिटरमिन की जाएगी। नेक्स्ट वन है द रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। जो रिपोर्ट होगी कॉस्ट के लिए उसको कौन बनाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसको जो है प्रिपेयर करेगा, एंड वेरीफाइड बाय द SDO, और SDO उसको वेरीफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशंस। नंबर 1 है पर्सनल डिप्लॉयड ड्यूरिंग द एक्शन। नंबर 2 है ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर मशीनरी एंड व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखी जाएंगी। नंबर 3 है ओवरहेड्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये भी मद्देनज़र रखे जाएंगे। नंबर 3 है कॉस्ट इनकर्ड इन स्टोरिंग द सीज्ड आइटम्स टिल द टाइम दे आर ऑक्शन्ड, और तमाम जो सीज्ड गुड्स थी, आर्टिकल्स थी, उनको स्टोर करने के लिए जितना भी ख़र्चा आया है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। रूल नंबर 19 है रिकवरी ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, कि कैसे जो है रेंट एंड कॉस्ट जो है इन्फोर्समेंट के लिए जो लगे हैं उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। द रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एज डिटर्मिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर विद इन 15 days फ्राम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास हो गया है उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर तमाम जो कॉस्ट एंड रेंट होंगे वो कौन, ऑफेंडर पे करेगा, जिनको डिटर्मिन किया है हियरिंग ऑफिसर ने। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड दैट द हियरिंग ऑफिसर में एक्सटेंड द पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। अब ये हियरिंग ऑफिसर है, ये 15 दिन के उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है फर्दर 15 days के लिए, अगर ऑफेंडर जो है वो कोई
रिक्वेस्ट करता है और रीज़नेबल जस्टिफिकेशन देता है तो उस जो 15 दिन का टाइम पीरियड है उसको मज़ीद 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी सब रूल 2 है, इन केस द ऑफेंडर डज नॉट पे द रेंट एंड कॉस्ट द सेम शैल बी रिकवर्ड। अगर जो ऑफेंडर है वो रेंट और कॉस्ट को पे नहीं करता तो फिर कैसे रिकवर होंगे? फ्राम ऑक्शन और सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स। तो फिर जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं या आर्टिकल्स हैं उनको सेल करके ये जो कॉस्ट है या जो रेंट है रिकवर कर लिए जाएंगे। नंबर 2 है फ्राम द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स होंगे उनसे रिकवर किया जाएगा। एंड रूल नंबर 20 है ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स। अब रूल नंबर 20 के मुताबिक इसका सब रूल 1 है, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट रिपोर्ट ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स टू द हियरिंग ऑफिसर थ्रू द SDO। अब जो है कोई भी आर्टिकल जो कि कॉन्फिस्केट किया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने तो उसकी रिपोर्ट किसको भेज देगा? हियरिंग ऑफिसर को भेज देगा SDO के ज़रिए से। सब रूल 2 है, द हियरिंग ऑफिसर शैल रिकवर द रेंट एंड कास्ट ऑफ इन्फोर्समेंट फ्राम पब्लिक ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स। अब जो हियरिंग ऑफिसर होगा वो जो रेंट और कॉस्ट है उसको रिकवर करेगा, उसकी पब्लिक ऑक्शन, उसकी आवाम में बोली लगा के उस जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं या गुड्स हैं वो कॉस्ट और रेंट रिकवर करेगा हियरिंग ऑफिसर। थर्ड वन है द हियरिंग ऑफिसर शैल डिटरमन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स। अब जो हियरिंग ऑफिसर होगा वो उसकी मार्केट वैल्यू खुद डिटरमन करेगा जो उसने आर्टिकल्स या गुड्स जो हैं उसको कॉन्फिस्केट किया है, बाय रिक्वायरिंग प्रीवेलेंट मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू को देख के उन तमाम गुड्स की चीज़ों की वो मार्केट वैल्यू डिटरमन कर लेगा। फोर्थ वन है द हियरिंग ऑफिसर शैल फिक्स ए सेल वैल्यू लेस दैन 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू। अब जो हियरिंग ऑफिसर है वो फिक्स कर देगा कि जनाब कम अज़ कम 10% जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी सेल वैल्यू फ़िक्स कर देगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसमें एक इसकी प्रोवाइज़ो दे दी गई है कि जनाब अगर तो कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स के जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट फ़िक्स कर देती है या कोई भी लोकल गवर्नमेंट फ़िक्स कर देती है, द फिक्स सेल वैल्यू शैल बी लेस दैन 10%। जो फिक्स सेल वैल्यू होगी वो कम अज़ कम 10% होगी, ठीक है, लेस दैन 10%, 10% से कम होगी। सो फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स शैल नॉट बी सोल्ड एट द रेट लेस दैन इट्स फिक्स सेल वैल्यू। और जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं या गुड्स हैं उनकी जो कम अज़ कम सेल वैल्यू फ़िक्स कर दी गई है उससे कम पे उन आर्टिकल्स को बेचा नहीं जाएगा। सब रूल 5 है द हियरिंग ऑफिसर शैल पब्लिश द नोटिस ऑफ ऑक्शन। अब जो हियरिंग ऑफिसर है वो बोली का जो नोटिस होगा वो पब्लिश करेगा, ठीक है, और उसमें डेट, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स भी वो लिखेगा। नेक्स्ट है जी ऑन द डेट ऑफ ऑक्शन सेपरेट बिडिंग प्रोसेस शैल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल और गुड्स। और जिस दिन बोली होनी है हर जो आर्टिकल है या हर जो गुड्स है कॉन्फिस्केट की गई है उसकी अलग-अलग बोली होगी, उसकी अलग-अलग बिडिंग होगी। 7 है द बिडिंग अमाउंट शैल स्टार्ट एट द फिक्स सेल वैल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स बीइंग ऑक्शन्ड एंड शैल कंटिन्यू टिल ए हाईएस्ट बिडर इज़ कन्फर्म। और जो बिडिंग होगी, जो बिडिंग की अमाउंट होगी या जो बोली होगी वो स्टार्ट होगी जो कि कम अज़ कम बोली रख दी गई है उससे, और तब तक वो जारी रहेगी जब तक हायर बिडर उसको कंफर्म नहीं कर देता। एंड 8th वन है द हाईएस्ट बिड एज डिटरमिन्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर। अब जो हाईएस्ट बिडर है जो कि हियरिंग ऑफिसर ने डिटरमिन कर दिया है कि जनाब ये बंदा सबसे ज़्यादा बोली लगाई है इसने, वो क्या करेगा? शैल डिपॉजिट द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फिक्स सेल वैल्यू ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल। तो वो जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं उनकी जो फिक्स सेल वैल्यू है वो जमा करवाएगा। किसको करवाएगा? हियरिंग ऑफिसर को, इमीडिएटली, फौरी तौर पे, थ्रू कैश और पे ऑर्डर और ऑनलाइन।
कैश ऑर्डर के ज़रिए से या पे ऑर्डर के ज़रिए से या ऑनलाइन वो हेयरिंग ऑफिसर को फ़िक्स सेल वैल्यू जमा करवाएगा। नंबर 9, द हेयरिंग बिड अमाउंट द रिमेनिंग बिड अमाउंट इफ़ एनी। अगर कोई रिमेनिंग बिड अमाउंट है तो उसको क्या किया जाएगा, शैल बी डिपॉजिटेड बाय द हाईएस्ट बिडर टू द हेयरिंग ऑफिसर विद इन 3 वर्किंग डेज फ्राम द डेट ऑफ ऑक्शन। अगर कोई रिमेनिंग है बिड अमाउंट तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर जो हाईएस्ट बिडर है वो हेयरिंग ऑफिसर को जमा करवाएगा। नेक्स्ट है सब रूल 10, ऑन रिसीट ऑफ द इंटायर बिड अमाउंट। तमाम बिड अमाउंट रिसीव करने के बाद जो कब्ज़ा होगा, जो पोजेशन होगा कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स का, वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा हेयरिंग ऑफिसर के ज़रिए से जो सक्सेसफुल बिडर है उसको, और उसको एक डिलीवरी नोट भी दिया जाएगा और तमाम जो डिटेल्स हैं उस प्रॉपर्टी की उसमें लिख दिए जाएंगी और उसको साइन किया जाएगा और स्टैम्प भी लगाई जाएगी बाय द हेयरिंग ऑफिसर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ हाईएस्ट बिडर टू डिपॉजिट दी, अगर जो हाईएस्ट बिडर है वो जो उसने इक्विवेलेंट जो सेल अमाउंट है वो डिपॉजिट करनी होती है, वो डिपॉजिट नहीं करता विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो फिर क्या होगा, द हेयरिंग ऑफिसर शैल री ऑक्शन द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स इन द सेम मैनर। तो फिर उसको दोबारा बोली लगा के उन आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाएगा। द ऑफेंडर और पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे कॉस्ट और रेंट मे पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन प्रोसीडिंग। अब जो ऑफेंडर होगा या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट पे करने का, वो भी प्रोसीडिंग जो ऑक्शन प्रोसीडिंग है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन शैल बी डिपॉजिटेड इनटू द फंड। अब ये जितनी भी जो प्रोसीड होंगी ऑक्शन, इसके बदले में जितनी भी डिपॉजिट होगी रकम वो फ़ंड में डिपॉजिट कर दी जाएगी जो कि प्रोविंशियल फ़ंड होगा। रूल नंबर 21 है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल गेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द मोड एंड मैनर एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी जो भी मोड्स एंड मैनर डिटरमिन कर देगी उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉस्ट दी जाएगी। रूल नंबर 22 है असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। फॉर असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर द हेयरिंग ऑफिसर शैल। अब हेयरिंग ऑफिसर ने विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर की तस्दीक करनी है या असेस करना है तो वो क्या करेगा, नंबर 1, विजिट दी साइट पर्सनली और थ्रू ऑथोराइज्ड ऑफिसर। या तो वो जो वकूआ है उसको खुद विज़िट कर सकता है या कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को वहाँ पे भेज के तस्दीक कर सकता है। टेक स्टांस ऑफ कंसर्न पर्सन, या फिर वहाँ के जो कंसर्न पर्सन हैं उनका मौक़िफ़ लेके वो तस्दीक कर सकता है। नंबर 3, रिक्वायर्ड रिपोर्ट फ्राम एनी डिपार्टमेंट, एजेंसी और लोकल बॉडी। या वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले सकता है, किसी भी एजेंसी से या किसी भी लोकल बॉडी से वहाँ से रिपोर्ट लेके उसको तस्दीक कर सकता है। नंबर 4 है टेक अदर मेजर्स टू असरटेन द फैक्ट्स। या फिर फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को मालूम करने के लिए कोई भी वो मेजर्स टेक कर सकता है, ले सकता है। नंबर 2, अपॉन असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑन रिसीट ऑफ रिटन रिपोर्ट फ्राम SDO एज रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 58 ऑफ द एक्ट। अब क्या है कि उसने असेसमेंट या वेरिफिकेशन की है जो SDO की रिपोर्ट की बुनियाद पे, जो उसको सेक्शन 58 की क्लॉज 5 जो है वो अलॉट करती है। तो फिर क्या होगा, इफ़ द हेयरिंग ऑफिसर इज़ सेटिस्फाइड, अगर हेयरिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन उसको मिली है कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गलत है, फॉल्स है, फ्रिवुलस है और वेक्सेशियस है, तो फिर क्या होगा, ही शैल इशू शो काज नोटिस। फिर वो शो काज नोटिस इशू कर देगा अलॉन्ग विद रिटन रिपोर्ट के साथ, सबमिटेड बाय द SDO। जो SDO की रिपोर्ट है वो भी साथ में अटैच कर देगा टू द पर्सन, उस बंदे को, वो मेड सच डिस्क्लोजर, जिसने ये डिस्क्लोजर किया है, फ्राम सबमिशन ऑफ ए रिटन रिप्लाई विद इन 7 डेज़, कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दे, जमा करवाए, ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ शो काज नोटिस, जिस दिन उसको शो काज नोटिस मिला है उस दिन के 7 दिन के अंदर अंदर वो अपना जवाब आके जमा करवाए। नंबर 3, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई द हेयरिंग ऑफिसर शैल प्रोवाइड द पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब जो है उसको रिप्लाई या उसका जवाब आ गया उस बंदे का जो ऑफेंडर है उसका, जिसने विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर किया है, तो फिर क्या होगा, उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी, एक सुनने का मौका दिया जाएगा इन पर्सन ऑन ए डेट स्पेसिफाइड बाय हिम।
उसके बाद इफ़ द पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर डज़ नॉट रिप्लाई, अगर वो जवाब नहीं देता, जो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है पर्सन वो जवाब जमा ही नहीं करवाता शो काज नोटिस का, तो फिर क्या होगा, हेयरिंग ऑफिसर शैल मेक ए रिटन ऑर्डर फॉर इम्पोजिशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो फिर जो हेयरिंग ऑफिसर होगा वो उस पर्सन पे या तो सज़ा या फिर जुर्माना या दोनों उस पे लगा सकता है, जो कि सेक्शन 59 की क्लॉज 2 में बयान कर दिए गए हैं, एक्ट की सेक्शन 59 क्लॉज 2। या फिर एसडीओ को फॉरवर्ड कर सकता है कि जनाब आपको जो एक्शन ज़रूरी लगता है वो आप लें उस बंदे के ख़िलाफ़। सब रूल 5 है, इफ़ द हेयरिंग ऑफिसर इज़ कन्विंस्ड दैट द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वाज नॉट फॉल्स, फ्रिवोलियस और वेक्सेशियस, अगर हेयरिंग ऑफिसर ये कन्विंस हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि जनाब विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो फॉल्स नहीं था, नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट हिम, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। रूल नंबर 23 है अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ विसल ब्लोअर आइडेंटिटी। इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, अब कोई भी मुखबर है वो ख़बर देता है जनाब और उसकी आइडेंटिटी कोई अनऑथोराइज्ड बंदा डिस्क्लोज़ कर देता है, तो फिर क्या होगा, द हेयरिंग ऑफिसर शैल इशू ए शो काज नोटिस, हेयरिंग ऑफिसर शो काज नोटिस इशू करेगा अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ एज टू द इंसिडेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ विसल ब्लोअर आइडेंटिटी। तो विसल ब्लोअर आइडेंटिटी के डिस्क्लोजर का जो वाक़या हुआ है उसकी रिपोर्ट जमा करवाएगा टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर, ईदर एक्सप्लिसिट और बाय वे ऑफ imputation of identity of a person making a whistleblower disclosure for submission of written reply within 15 days from the date of receipt of such notice। अब जो जिस बंदे को नोटिस इशू हुआ है कि आपने क्यों एक मुखबर की या एक विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की है, तो उस नोटिस के रिसीव करने के 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दिया जाएगा, रिटन रिप्लाई जमा करवाया जाएगा। ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई फ्राम द पर्सन मेकिंग अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर, अब जो हेयरिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, शैल प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड इन पर्सन ऑन स्पेसिफिक डेट। तो फिर उसको एक तो उसका रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आने के बाद उसको दोबारा से एक हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक मौका दिया जाएगा। उसको सुनने के बाद फिर क्या होगा, इफ़ पर्सन मेकिंग अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर डज़ नॉट रिप्लाई, अगर वो जो बंदा है जिसने अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर किया है वो रिप्लाई ही नहीं करता शो काज नोटिस का, या फिर वो अनएबल हो जाता है हेयरिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो फिर क्या होगा, हेयरिंग ऑफिसर शैल मेक रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू दी 1 ईयर। फिर जो हेयरिंग ऑफिसर होगा वो रिकमेंडेशन दे देगा कि जनाब इस बंदे को जो अनऑथोराइज्ड एजेंट है इसको 1 साल तक सज़ा दी जाए या फिर इसको जुर्माना किया जाए जो कि 100,000 रुपीज़ तक हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएं इसको दी जाएं। और वो रिकमेंडेशन किसको भेज देगा, अथॉरिटी को, बोर्ड को, एज द केस में बी। एंड इफ़ द पर्सन मेकिंग अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर एस्टेब्लिश दैट ही हैज़ नॉट डिस्क्लोज, अगर जो अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर वाला जो पर्सन है वो ये आके एस्टेब्लिश कर देता है कि उसने कोई ऐसी डिस्क्लोजर नहीं की एक्सप्लिसिटली या बाय वे ऑफ इम्पुटेशन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज़ मेड अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर और दैट सच डिस्क्लोजर वाज अनऑथोराइज्ड, या वो ये साबित कर देता है कि जनाब मुझे इजाज़त मिली हुई थी, तो फिर क्या होगा, नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट हिम, उसके ख़िलाफ़ कोई भी मज़ीद एक्शन नहीं किया जाएगा। रूल 24 है पिक्यूनरी लिमिट्स टू इम्पोज फाइन। द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द इम्प्लाइज टू इम्पोज फाइन शैल बी सच एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल 1। जो स्केड्यूल 1 इन रूल के साथ अटैच किया गया है, इसके एंड पे वहाँ पे लिख दिया गया है कि कौन सा ऑफिसर कितना फ़ाइन करेगा, तो उस जो स्केड्यूल होगा उसको फॉलो किया जाएगा। रूल 25 है रिक्विजिशन बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब द हेयरिंग ऑफिसर शैल analyze the requisition sent by enforcement station under section 20 of the act and forward the same to the board within 3 days of receipt of such requisition। अब कोई भी requisition जो है वो रिसीव हुआ है enforcement station से हेयरिंग ऑफिसर को, तो हेयरिंग ऑफिसर उस requisition को बगैर किसी डिले के 3 दिन के अंदर अंदर आगे बोर्ड को भेज देगा। रूल नंबर 26 है
रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब जो है एफआईआर के इंदराज का क्या तरीक़ेकार होगा। When information or reference of the commission of a cognizable offence under the act or schedule law is received, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है जो काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन को या किसी बोर्ड को या किसी हेयरिंग ऑफिसर को या इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या आईओ को या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को, या वो अपनी ओन मोशन पे इंफॉर्मेशन मिलती है इन्फोर्समेंट स्टेशन को, तो फिर क्या होगा, द ऑफिसर इंचार्ज में रजिस्टर्ड एन एफआईआर एज़ पर द प्रोविजन ऑफ 154 ऑफ सीआरपीसी। तो फिर सेक्शन 154 के तहत एफआईआर को लॉन्च कर दिया जाएगा, एफआईआर को दर्ज कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट और सेक्शन जो 49 है पीरा एक्ट का, उसके तहत एफआईआर लॉन्च कर ली जाएगी इन द फॉर्म एंड फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय द डीजी, जो उसका फॉर्म और प्रोसीजर डीजी प्रेस्क्राइब करेगा उसके तहत। नंबर 2, दी एफआईआर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, जो एफआईआर होगी उसमें ये मंदरजा झैल चीज़ें लिखी जाएंगी। नंबर ए, अब जो है एफआईआर रजिस्टर की जाएगी तो उसमें मंदरजा झैल ये पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है जिस बुनियाद पे आपने एफआईआर रजिस्टर की है उसका डेट एंड टाइम लिखा जाएगा। और जो इन्फॉर्मेंट है या जो कंप्लेनेंट है उसकी शनाख्त लिखी जाएगी। इसके साथ साथ नंबर 3 पे जो वकूए की टाइम है, डेट है और प्लेस है वो भी लिखी जाएगी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड जो इसका जो सबस्टांस है वो भी लिखा जाएगा। इसके अलावा ऑफेंस और ऑफेंसेस डिस्क्लोज स्पेसिफाइंग द सेक्शन ऑफ द लॉ एप्लीकेबल, और तमाम जो मुतल्लिका दफ़ात हैं वो भी उसमें लिखी जाएंगी। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड इफ़ नॉन, अगर तो शनाख्त है मुल्ज़म की तो वो भी लिखी जाएगी। एनी अदर रेलिवेंट पर्टिकुलर्स, या दूसरे जितने भी रेलिवेंट पर्टिकुलर्स हैं वो भी उसमें लिख दिए जाएंगे। इसके साथ साथ रूल नंबर है 27, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। एनी पर्सन, यानी कि जो भी बंदा है अरेस्ट किया जाएगा उसको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा थ्रू दी प्रोसिक्यूटर। और क्लास जो 2 है, सब रूल 2, दी ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, और जो ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है वो उसकी अरेस्ट की डेट, टाइम और प्लेस भी लिखेगा जहाँ से उसको अरेस्ट किया है, और वो तमाम चीज़ें हेयरिंग ऑफिसर को बताएगा और मजिस्ट्रेट को भी वो इन्फॉर्म करेगा। एंड तमाम जो तरीक़ेकार है वही अडॉप्ट किया जाएगा जो डायरेक्टर जनरल सब बताएंगे। इसके बाद सब रूल 3 है, दी अरेस्टिंग पर्सन शैल प्रिपेयर एंड अनेक्स। अब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, अरेस्टिंग ऑफिसर है, जिस ऑफिसर ने बंदे को अरेस्ट किया है वो प्रिपेयर करेगा और अटैच करेगा एन अरेस्ट मीमो, एक अरेस्ट मीमो लिखेगा साइंड बाय द ऑफिसर, जो कि ऑफिसर उसको साइन करेगा। द पर्सन अरेस्टेड एंड 1 विटनेस, जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है उसके साइन होंगे और एक गवाह के साइन होंगे। लिस्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एविडेंस सीज्ड, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उसने कब्ज़ा में ली है वो भी लिखेगा और उसकी लिस्ट बनाएगा। एंड नंबर 3 है कॉपीज़ ऑफ अवेलेबल एविडेंस, जो मौजूदा शहादत हैं, मौजूदा सबूत हैं, उनकी कॉपीज़ लेगा और बॉडी कैमरा फुटेज लेगा एंड चेन ऑफ कस्टडी भी उसमें लिखेगा। एंड 28 है जनरल एप्लीकेबिलिटी अनलेस एक्सप्लिसिटली वेरिड बाय दीज रूल्स, जब तक इन रूल्स के अलावा कोई चीज़ है होगी। देन द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन द कोड शैल गवर्न अरेस्ट, जो प्रोसीजरल जो तरीक़ेकार सीआरपीसी में बताए गए हैं वही अरेस्ट के लिए, सर्च के लिए, सीजर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील के लिए फ़ॉलो किए जाएंगे। 29 है बेल एंड बॉन्ड, प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन बेल, पर्सनल बॉन्ड एंड सिक्योरिटी शैल अप्लाई म्यूटेटस म्यूटेंडस। ये म्यूटेटस म्यूटेंडस जो है इसका मतलब होता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि इसका मतलब होता है सेम एज इट इज़, यानी कि थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके
वही चीज़ें तस्वुर की जाएंगी जो कि CRPC में बताई गई हैं। उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाएगा जब भी आपने बेल या सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने होंगे पीरा एक्ट के तहत। और रूल नंबर 30 है, प्रोसिक्यूटर के साथ डील करता है। ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होगा, शैल हैव ए डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर डिप्लॉयड एट स्टेशन प्रेमिसेस recruited under the PIRA regulations or deputed from the public prosecution department of the government। अब हर इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होगा उसके पास एक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक हो गया, और उसको रिक्रूट कराया जाएगा या तो PIRA रेगुलेशंस के तहत या पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से। एंड नंबर 2 है सब रूल 2, The SDO shall determine the offence which may be included in the FIR as per written report submitted by the enforcement officer or the investigation officer or by him as the case may be। अब जो SDO साहब होंगे वो डिटर्मन करेंगे कि जो ऑफेंस हुआ है वो FIR में इंक्लूडेड है रिटन रिपोर्ट के मुताबिक जो उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने सबमिट की है, या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो सबमिट की है, क्या वो उस रिपोर्ट में और FIR में वो मौजूद है। एंड नंबर 3, द चालान शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब जो इसको चालान को जो है 173 की रिपोर्ट भी बोलते हैं, ये प्रिपेयर्ड किया जाएगा। कौन इसको प्रिपेयर करेगा? जो तफ्तीशी अफसर होगा वो इसको प्रिपेयर करेगा और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा SDO की मदद से टू द मजिस्ट्रेट थ्रू द प्रोसिक्यूटर, और इसको SDO भेजेगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, और प्रोसिक्यूटर जो होगा वो आगे मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करेगा। एंड द ट्रायल शैल आल्सो बी कंडक्टेड बाय द प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी के बिहाफ पे है प्रोसिक्यूटर ट्रायल भी कंडक्ट करवाएगा। नंबर 3 है द चालान शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सॉरी, ये हो गया। नेक्स्ट इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसिक्यूटर शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ cases as per guidelines issued by the director or the authority from time to time। अब जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं ये तमाम वो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करते हुए तमाम गाइडलाइंस जो इशू करेगा डायरेक्टर जनरल या अथॉरिटी उनको फॉलो करेगा। नंबर 4 है द प्रोसिक्यूटर शैल असिस्ट द ऑफिसर ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब जो इन्फोर्समेंट स्टेशन का ऑफिसर होगा या जो IO होगा, जो प्रोसिक्यूटर होगा उसको असिस्ट करेगा, उसकी हेल्प करेगा इन प्रोक्योरिंग द वारंट्स फॉर एंटरिंग, सर्चिंग एंड सीलिंग एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिल्डिंग और प्लेस फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। ठीक हो गया जनाब। ये जो प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि मजिस्ट्रेट से जितनी भी आपने सर्च के लिए किसी जगह पे एंटर होने के लिए जो भी वारंट्स वगैरह लेने हैं, उन वारंट्स को लेने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हेल्प करेगा। सेक्शन है रूल 31 है एडहेरेंस टू बडी सिस्टम। दी बडी सिस्टम, अब जो रूल 31 है इसका सब रूल क्या कह रहा है कि द बडी सिस्टम शैल बी मैंडेटरी ड्यूरिंग ऑल फील्ड ऑपरेशंस टू इंश्योर सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स। यानी कि कोई भी ऑफिसर है वो सिंगल जाके कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा, एक बड़ी सिस्टम या एक पेयर बना के जो है किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी फील्ड ऑपरेशन को जो है परफॉर्म किया जाएगा, ताकि जो ऑफिसर्स हैं एक तो उनकी सेफ्टी मेंटेन रहे और दूसरे नंबर पे वो अकाउंटेबल रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें किसी भी इन्फोर्समेंट के ऑपरेशन के लिए। एंड सब रूल 2 है एन ऑफिसर शैल बी पेड विद एन अदर ऑफिसर और सर्जेंट्स एज पर द ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट प्लान इन ऑर्डर टू। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब कोई भी जो ऑफिसर है वो पेड बना के रहेगा किसी दूसरे ऑफिसर के साथ या किसी दूसरे सर्जेंट के साथ, जो कि ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट प्लान बना के जिसमें ऑर्डर कर दिया गया है उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और उस जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी। वो प्रोवाइड किए जाएंगे म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस। नंबर 2 है मॉनिटर की जाएंगी ईच अदर कंप्लायंस विद ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग बॉडी कैमरा यूजेज। यानी कि जो भी पर्सन ऑपरेशन पे गए हैं फील्ड ऑपरेशन पे उनको बॉडी कैमराज लगाए जाएंगे ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन किया जा सके, उनको मॉनिटर किया जा सके, उनके ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा सके।
थर्ड वन है रिपोर्ट एनी ब्रीच ऑफ प्रोसीजर और मिसकंडक्ट टू दी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि कोई भी अगर ब्रीच हुआ है किसी प्रोसीजर का या कोई भी मिसकंडक्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट किसको की जाएगी, SDO को की जाएगी। 32 है यूज़ ऑफ बॉडी कैमरा एक्स्ट्रा, द डायरेक्टर जनरल में इशू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ बॉडी कैमरा और अदर गैजेट्स कीपिंग इन व्यू द सिचुएशनल एनालिसिस एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स। ये डायरेक्टर जनरल साहब की ड्यूटी होगी कि वो क्या करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन जो हैं फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ बॉडी कैमरा के इस्तेमाल के लिए क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे ताकि जो फील्ड में ऑफिसर जा रहे हैं उनकी सेफ्टी को मेंटेन किया जा सके, उनके जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। 33 है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, ऑल डिजिटल रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व, यानी कि जो बॉडी कैमराज इस्तेमाल हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। ऑल डिजिटल रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व टू ए सिक्योर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम में तमाम डिजिटल रिकॉर्ड को सिक्योर किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, आफ्टर इट्स कलेक्शन, उसके जमा होने के बाद, एंड शैल बी रेगुलेटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस, और हिदायत के मुताबिक उसको रेगुलेट किया जाएगा जो कि रेगुलेशन इशूड बाय द DG फ्राम टाइम टू टाइम। नंबर 2 है अ डिजिटल रिकॉर्ड शैल बी टैग्ड विद मेटा डाटा इंक्लूडिंग डाटा टाइम लोकेशन एंड ऑफिसर डिटेल्स। अब जो भी डिजिटल रिकॉर्ड जो है सेव किया जाएगा उसके साथ टैग लगा के उस रिकॉर्डिंग ऑफिसर का डिटेल्स, लोकेशन, टाइम एंड डेट भी उसमें लिख दिया जाएगा। 34 है टाइमिंग्स, द डायरेक्टर जनरल में अरेंज ट्रेनिंग्स ऑन द बॉडी सिस्टम। अब जो डायरेक्टर जनरल होगा वो अरेंज करेगा ट्रेनिंग ऑन दी बॉडी सिस्टम, बॉडी कैमरा, यानी कि बॉडी कैमराज को कैसे इस्तेमाल करना है, ग्रुप की फार्म में आपने काम कैसे करना है, एंड डिजिटल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग्स में बताई जाएंगी। 35 है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार फॉर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्शंस। इन्फोर्समेंट के लिए और किसी भी रेगुलेटरी एक्शन के लिए जो लोकल हेडमैन होगा और जो चौकीदार होगा वो क्या करेगा, रेंडर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जितनी भी होंगी वो देगा, सर्विस नोटिस करेगा, रिपोर्ट वायलेशन, कोई भी अगर वायलेशन हुई है तो उसको नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट करेगा। 36 है जनाब रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, any irregularities or breach in procedure shall be reported immediately to the authority through the director general। यानी कि कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसमें कोई भी इरेगुलरिटी आई है या कोई भी ब्रीच हुआ है प्रोसीजर का तो उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जाएगा और अथॉरिटी जो है आगे डायरेक्टर जनरल साहब को वो ये रिपोर्ट करेगी। नंबर 2 है A monthly compliance report shall be submitted by the concerned SDO officer to the authority and board। अब जो मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट होगी वो भी सबमिट की जाएगी, जो SDO होगा वो करेगा अथॉरिटी को एंड बोर्ड को। अब 37 है सेकंड लास्ट हमारा सेक्शन रूल है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेरिटी कोऑर्डिनेशन। द डायरेक्टर जनरल में negotiate and enter into memorandum of understanding with any department of government or autonomous bodies to achieve purposes of the act with the approval of the authority। अब जो डायरेक्टर जनरल होगा वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ निगोशिएट कर सकता है, MOU साइन कर सकता है ताकि इस जो एक्ट है इसके जो पर्पसेस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जल्द अज जल्द अचीव किया जा सके, अच्छे तरीके से अचीव किया जा सके और उसके लिए अथॉरिटी की अप्रूवल भी लेगा। रूल 38 है ऑल प्रोसीडिंग, फार्म के साथ डील करता है, ऑल प्रोसीडिंग्स एंड एक्शंस कंडक्टेड और टेकन अंडर द रूल्स शैल बी रेगुलेटेड एंड मेंटेन इन द फार्म एज सेट आउट इन द स्केड्यूल 2। अब जो स्केड्यूल 2 है इसमें कुछ फार्म्स हैं जो अटैच कर दिए गए हैं स्केड्यूल 2 में। वो कह रहे हैं कि तमाम जो प्रोसीडिंग्स होंगी या जो एक्शंस होंगे जो कि लिए गए हैं बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन, तो जो फार्म सेट आउट कर दिया गया है स्केड्यूल 2 के फार्म्स में उन्हीं को ही मद्देनज़र रखा जाएगा।
द फार्म्स में बी रिवाइज्ड इन टर्म ऑफ क्लास डी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। और जो वो फार्म्स होंगे उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाएगा सेक्शन जो 10 है हमारे एक्ट का उसके मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें थी। सेक्शन हमने किया जी 1 to 38 तक। तो हमारा आज जो है पीरा ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस जो है, पीरा ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर जो है आज मुकम्मल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मज़ीद नहीं रही होगी। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।